स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 है। और इस सब्जेक्ट से जो है जितने चैप्टर में जो अंतर आते हैं स्पष्ट करने के लिए, वो सारे चैप्टर से जो है इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादातर जो है अंतर स्पष्ट करे यानी डिफरेंस बिटवीन जो होता है वो आपको देखने के लिए इस वीडियो में मिलेगा। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा और बायोलॉजी में भी इसी तरह से मिलेगा। फिर एक बार जो है हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हर एक चैप्टर से देख लेंगे। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है उसको देख लेंगे। इस वीडियो में है डिफरेंस बिटवीन जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो जो है सारे चैप्टर से ठीक है इसमें। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस बिटवीन है यानी आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक तरफ है समष्टि अर्थशास्त्र। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। जैसे यहाँ पर है कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक तथा एक फर्म आदि, तो ये सभी क्या होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। ठीक है, इसी में सेकेंड डिफरेंस बिटवीन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का भी अध्ययन होता है। ठीक है, कि कैसा उसका बिहेवियर है। ठीक है, उसके बाद इसी में थर्ड है कि थर्ड पॉइंट है कि इसका उद्देश्य साधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल, समस्याओं, प्रॉब्लम्स और नीतियों का जो है यानी पॉलिसीज का स्टडी जो है किया जाता है। ठीक है, उसी में फोर्थ पॉइंट है कि इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब जो है हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गया है ना, नेशनल इनकम, कीमत स्तर हो गया, तो समग्र मांग हो गया, समग्र पूर्ति हो गया, तो ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या था, व्यष्टि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें जो है समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना, कि सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, तो इसके बारे में जो है स्टडी किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि इसका उद्देश्य साधनों के पूर्ण रोजगार तथा उनके विकास से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन करना है। ठीक है, और इसी में फोर्थ पॉइंट है कि इसे आय एवं रोजगार सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या जाना जाता था, तो कीमत सिद्धांत। ठीक है, और इसमें क्या है, रोजगार के सिद्धांत। तो ये जो है डिफरेंस है इनके बीच में, तो इसको जो है ध्यान में रखना है, नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये अवसर लागत से क्या समझते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ करके समझ सकते हो। हमारा मकसद है इसमें डिफरेंस बिटवीन करवाना, तो डिफरेंस बिटवीन ही सिर्फ जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन हमारा है कि मांग में संकुचन तथा मांग में कमी के बीच अंतर क्या है। ठीक है, तो ये बताना है। अब मांग में संकुचन और मांग में कमी, तो इसका पहला पॉइंट है मांग में संकुचन क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होता है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। ठीक है, जबकि मांग में कमी का क्या मतलब है कि जब कीमत स्थिर हो तथा अन्य तत्वों में परिवर्तन से समान कीमत पर कम मात्रा की मांग की जाती है तो इसे मांग में कमी कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को गौर से पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन है कि बाजार कीमत और सामान्य कीमत में क्या अंतर है। ठीक है, तो बाजार का जो मार्केट में जो वस्तु बिकती हैं, ठीक है, और जो सामान्य कीमत होता है उनके बीच में अंतर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो पहला पॉइंट है बाजार कीमत में कि बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार दशा में अति अल्पकाल अथवा बाजार अवधि में निर्धारित होती है, जबकि सामान्य कीमत में अंतर क्या होता है कि सामान्य कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल में मांग तथा प्रति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि बाजार कीमत में सेकेंड पॉइंट है कि इस कीमत निर्धारण में वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति की तुलना में अधिक प्रभावी रहती है, क्योंकि अति अल्पकाय में पूर्ण स्थिर रहती है। वहीं पर सामान्य कीमत में सेकेंड पॉइंट है कि इस कीमत निर्धारण में पूर्ति अधिक सबल होती है, क्योंकि दीर्घकाल में पर्याप्त समय होने के कारण वस्तु की पूर्ति मांग की दशाओं के अनुसार पूर्णतः समायोजित की जा सकती है। ठीक है, वहीं पर थर्ड इसका डिफरेंस है बाजार कीमत में, थर्ड पॉइंट है कि यह कीमत मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है, जिसके कारण अल्पकालीन बाजार कीमत में
अल्पकालीन बाजार कीमत में उच्चावन दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, वहीं पर इसमें थर्ड पॉइंट है कि दीर्घकाल में सामान्य कीमत मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। फोर्थ पॉइंट आप देख लो कि इस कीमत में उत्पादक को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि भी हो सकती है। उसी में फोर्थ पॉइंट है नेक्स्ट वाला में कि इस कीमत में उत्पादक को केवल सामान्य लाभ होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि यह कीमत वास्तव में बाजार में प्रचलित होती है, और इसमें है कि यह कीमत काल्पनिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बाजार कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तथा वह सामान्य कीमत के सापेक्ष इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहीं पर सामान्य कीमत स्थिर होती है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्स्ट पॉइंट है कि औसत आगत और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, यानी AR = AMR। ठीक है, वहीं पर एकाधिकार में क्या होता है कि औसत आगत सीमांत आगत से अधिक होता है, यानी AR जो होता है ग्रेटर देन होता है MR से। ठीक है, उसके बाद दूसरा का पॉइंट है कि वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। ठीक है, यानी AR = MC। ठीक है, वहीं पर वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यानी ये पॉइंट जो था कि AR जो है वो MC से ग्रेटर देन होगा, और इसमें जो सेकेंड पॉइंट था कि AR जो है इक्वल होता है MC के। ठीक है, इसी में थर्ड पॉइंट है कि दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है, और वहीं पर इसमें थर्ड पॉइंट है कि दीर्घकाल में घटती लागत, स्थिर लागत एवं बढ़ती लागत तीनों दशाओं में उत्पादन एवं संतुलन संभव है। फोर्थ पॉइंट है कि दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की दशा संभव है, और इसमें फोर्थ पॉइंट है कि दीर्घकाल में केवल लाभ ही मिलता है, चाहे लागत घटती हो या स्थिर हो या बढ़ती हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि उत्पादन स्तर अधिक और कीमत कम होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि कीमत ऊंची और उत्पादन स्तर कम होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्म अपने अनुकूलतम आकार पर संतुलन में होती है, और वहीं पर है कि फर्म अपने अनुकूलतम आकार से कम पर संतुलन होती है। ठीक है, तो इसमें जो इतने पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नंबर के हिसाब से जो है लिख सकते हैं। जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर पूछा 3 नंबर का तो 3-3 पॉइंट लिख देना, अगर वही लॉन्ग टाइप में पूछा है 5 नंबर का है तो 5-5 पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट है, इसका मतलब सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर के अनुसार जो है आप लिख सकते हैं, और अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें इतने पॉइंट जो है आपको जो है इसमें डिफरेंस बिटवीन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो एकाधिकार जो होता है इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि एक विक्रेता होता है। ठीक है, विक्रेता, और इसमें क्या होता है कि एक से अधिक विक्रेता होते हैं। इसमें केवल एक ही विक्रेता होता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा विक्रेता होते हैं। इसमें सेकेंड पॉइंट है एकाधिकार में कि फर्म के प्रवेश तथा बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, और वहीं पर एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वहीं पर एकाधिकार में थर्ड पॉइंट है कि कीमत पर नियंत्रण होता है, और वहीं पर एकाधिकारी प्रतियोगिता में थर्ड पॉइंट है कि कीमत पर सीमित नियंत्रण होता है। फोर्थ पॉइंट है कि समरूप या विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वहीं पर इसमें फोर्थ पॉइंट है कि निकट प्रतिस्पर्धान वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, तो ये जो है हमने ऊपर ही कर लिया है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर क्या है। ठीक है, और ये जितने सारे जो डिफरेंस बिटवीन आपको दिखाया जा रहा है, ये जो है इनमें से एग्जाम में जो है एकदम परफेक्ट जो है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई ना कोई जो है जरूर टकरेगा। ठीक है, तो इसको जो है बढ़िया से पढ़ लेना है। तो इसमें क्या अंतर है मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में। मध्यवर्ती वस्तु में फर्स्ट पॉइंट है कि मध्यवर्ती वस्तु अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है, और वहीं पर अंतिम वस्तु में क्या होता है कि अंतिम वस्तु अंतिम उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकेंड पॉइंट है कि मध्यवर्ती वस्तु की मांग उत्पादकों द्वारा की जाती है, लेकिन अंतिम वस्तुओं की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। वहीं पर थर्ड पॉइंट है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम जो होता है में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि अंतिम वस्तुओं को नेशनल इनकम में जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि इनकी पुनः बिक्री की जाती है, और जिससे इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, और उसी में है इसमें फोर्थ पॉइंट है कि इनको दोबारा बेचा नहीं जाता तथा उपभोग प्रक्रिया के दौरान इनकी उपयोगिता कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि साधन भुगतान
तथा हस्तांतरण भुगतान में अंतर क्या है। ठीक है, तो साधन भुगतान यानी फैक्टर पेमेंट और हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट है फैक्टर पेमेंट में कि यह साधन को सेवा प्रदान करने के बदले प्राप्त भुगतान है, जबकि इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि यह सेवा प्रदान किए बिना प्राप्त होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अर्जित आय है, और जबकि ये जो है हस्तांतरण आय है। थर्ड पॉइंट है कि इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जबकि इसमें है कि इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। साधन आय में किराया, ब्याज, मजदूरी और लाभ शामिल है, जबकि हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण हैं बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन आदि। ठीक है, तो ये जो है इनके बीच में डिफरेंस है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय आय और निजी आय में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं। ठीक है, तो इनको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रीय आय और निजी आय यानी नेशनल इनकम और प्राइवेट इनकम में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन है नेशनल इनकम में फर्स्ट पॉइंट है कि यह एक देश के सामान्य निवासियों की आय है। ठीक है, जबकि प्राइवेट इनकम में क्या है कि यह एक देश के निजी क्षेत्र की आय है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट है कि इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में उपार्जित आय को शामिल किया जाता है, जबकि इसमें है निजी इनकम में है कि इसमें केवल निजी क्षेत्रों की आय शामिल की जाती है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि इसमें राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता है, जबकि निजी इनकम है कि इसमें राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज शामिल किया जाता है। तो ये जो है इनके बीच में डिफरेंस है, तो ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अंतर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अंतर है कि प्रवाह तथा स्टॉक में क्या अंतर है। ठीक है, तो प्रवाह यानी फ्लो, पहला पॉइंट है कि प्रवाह को समय की एक निश्चित अवधि के संदर्भ में मापा जाता है, जबकि स्टॉक को निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। ठीक है, यानी डेफिनिट पॉइंट। उसके बाद फ्लो में पहला पॉइंट है कि प्रवाह में समय की अवधि होती है, जबकि स्टॉक की समय अवधि नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड इसमें है डिफरेंस कि यह एक गतिशील अवधारणा है, जबकि स्टॉक में है कि यह एक स्थिर अवधारणा है। ठीक है, तो ये जो है इनके बीच में डिफरेंस है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद प्रवाह तथा स्टॉक में अंतर क्या है ये तो मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट है कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय तथा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का पहला पॉइंट है कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जबकि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का फर्स्ट पॉइंट है कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट कि इसमें राष्ट्रीय आय की गणना है ना प्रचलित कीमतों पर की जाती है। इसमें सेकंड पॉइंट है कि इसमें राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष की प्रचलित कीमतों पर की जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें कि यह राष्ट्रीय आय दो कारकों से प्रभावित होती है। पहला कारक है कीमतों में परिवर्तन, और दूसरा कारक है वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर में परिवर्तन। ठीक है, सेकेंड कारक क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पाद में परिवर्तन। ठीक ना, और इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि यह राष्ट्रीय आय केवल वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में परिवर्तन से प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में क्या डिफरेंस है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी VI में एकदम लगा दो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर है समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि इसमें अंतर का आधार पर इसको किया गया है, जैसे अर्थ, तो अर्थ के आधार पर केंद्रीय बैंक में क्या होता है, केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जो देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है तथा निर्देश देता है। जबकि वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, तो वाणिज्यिक बैंक में जो है वाणिज्यिक बैंक उस बैंक को कहते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करते हैं तथा ऋण देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य के। ठीक है, क्या होता है केंद्रीय बैंक में, इनका उद्देश्य मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण कर के देश में स्थिरता लाना है, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। ठीक है, तो ये होता है वाणिज्यिक बैंक, और ये है केंद्रीय बैंक। थर्ड जो है जनता के साथ संबंध, केंद्रीय बैंक में क्या होता है, इसका जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, जबकि वाणिज्यिक बैंक में इनका जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतियोगिता। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक में क्या होता है, केंद्रीय बैंक किसी भी बैंक के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं करता, जबकि वाणिज्यिक बैंकों में प्रतियोगिता पाई जाती है। विदेशी मुद्रा, रिजर्व बैंक देश की विदेशी मुद्रा आरक्षण का संरक्षण है। इसमें फिफ्थ पॉइंट है कि वाणिज्यिक बैंक केवल विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है सरकार। ठीक है, इस पर सरकार का नियंत्रण होता है, और इस पर सरकार का भी हो सकता है और निजी व्यक्तियों का भी। ठीक है,
तो ये था अंतर। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ करके आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लो, ठीक है। तो ये जो है इनके बीच में डिफरेंस है, पॉइंट बाय पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन देखते हैं औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या अंतर है, ठीक है। औसत बचत की प्रवृत्ति, इसमें पहला पॉइंट है कि औसत बचत की प्रवृत्ति कुल बचत एवं कुल आयकांत बचत की प्रवृत्ति बचत अनुपात होता है, ठीक है। जबकि सीमांत बचत की प्रवृत्ति में क्या होता है, सीमांत बचत की प्रवृत्ति बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात होता है। इसमें जो है APS इक्वल टू जो होता है SY और इसमें MPS इज इक्वल टू जो है ये, तो ये इनके बीच में दो डिफरेंस हो गए। थर्ड जो इसमें डिफरेंस है कि औसत बचत की प्रवृत्ति अल्पकाल में भी इसमें परिवर्तन होता है और इसमें जो है अल्पकाल में यह स्थिर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन है कि औसत बचत प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति में अंतर क्या है, तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है, ठीक है। तो व्यापार शेष में पहला पॉइंट है कि व्यापार शेष एक देश के निर्यात और आयात का अंतर होता है। भुगतान शेष में क्या होता है कि भुगतान शेष में आयात एवं निर्यात के दृश्य और अदृश्य तथा अन्य सभी लेन देन का लेखा जोखा होता है, ठीक है। व्यापार शेष में सेकंड पॉइंट है कि यह अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकता है और इसमें है कि यह हमेशा संतुलित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि इसके प्रतिकूल होने पर इसमें समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें थर्ड पॉइंट है कि भुगतान से इसको समायोजित करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है इनके बीच में अंतर, तो इसको भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ करके इसको भी पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग डिफरेंस जो है जितना हो सका मैंने बताया, सारे चैप्टर से मैंने उठा करके जो है डिफरेंस बिटवीन सिर्फ आपके लिए लेकर के आया था, ताकि आपका जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। चूँकि जो मार्क्स आते हैं वो वैल्यू रखते हैं, ठीक है। उनका जो है जीवन में कभी काम ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और भी, यानी जैसे कि सब्जेक्टिव हो गया, लॉन्ग टाइप हो गया, है ना। लॉन्ग टाइप जो वेरी शॉर्ट टाइप होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो अभी बाकी है, तो वो सबको भी मैं जो है कराऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है इंग्लिश में, तो आप बेझक जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर में होता है दिक्कत, लिटरेचर में दिक्कत होता है, या चैप्टर का कोई समझ में नहीं आता है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उस पर जो है ज़रूर वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।